गुड मॉर्निंग एवरीवन। मोहरदेव तापड़िया गर्ल्स कॉलेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है मजदूरी के सिद्धांत का। आपने मजदूरी के सिद्धांत लास्ट क्लास में बहुत सारे पढ़े हैं। लास्ट वीडियो में आपने देखे होंगे, हमने कई सिद्धांतों के बारे में चर्चा करी थी। जो मुख्य जो सिद्धांत है आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। जो आधुनिक सिद्धांत है, ये सभी सिद्धांतों का एक सुधरा हुआ रूप है और ज़्यादातर एग्जाम में इसी के बारे में पूछा जाता है। तो मजदूरी का आधुनिक सिद्धांत। इस सिद्धांत को मजदूरी के मांग और पूर्ति के सिद्धांत के रूप में भी समझा जाता है। तो कौन इसका नाम है? मांग और पूर्ति का सिद्धांत। मांग एवं पूर्ति का सिद्धांत। तो इस तरीके से ये सिद्धांत है, इसको दो नामों से हम जानते हैं। तो ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अनुसार किसी मजदूर की जो मजदूरी है वो किस तरीके से तय होती है, तो उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं श्रम की मांग। दूसरा टॉपिक रहेगा श्रम की पूर्ति। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है श्रम की मांग का। श्रम की मांग कौन करते हैं? श्रम की मांग करती है फैक्ट्रियां, कंपनियां या औद्योगिक कोई भी है जो ऐसी संस्था जो प्रोडक्शन करना चाह रही है या प्रोडक्शन करने वाली है या कर रही है। तो इस तरीके से श्रम की मांग करने वाले नॉर्मली क्या होती है? फैक्ट्रियां, कंपनियां, उद्योग कारखाने। श्रम की पूर्ति कौन करता है? श्रम की पूर्ति का मतलब हो गया मेन पावर की सप्लाई कौन करता है? तो पहला तो होगा खुद सेल्फ, ठीक है ना, यानी खुद मजदूर है जो खुद की पूर्ति करता है कंपनियों में जाकर के। इसके अलावा जो श्रमिकों के संगठन बने हुए हैं उनमें उनके द्वारा भी उद्योगों में जो पूर्ति जो मजदूरों की होती है। किस तरीके से होती है? इसके अंतर्गत क्या होता है? पहला तो होता है कि मजदूर स्वयं करते हैं। दूसरा है श्रमिक संगठन करते हैं। श्रमिक संगठन में क्या होता है कि इन संगठनों में क्या होता है कि कुछ लोग श्रमिक संगठन के रूप में एक संस्था का संगठन किए होते हैं। उसमें मजदूर क्या करते हैं? अपना जाकर के रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में जो उद्योग है, ठीक है, फैक्ट्रियाँ, कंपनियाँ, उद्योग है, वो क्या करती है? सीधे श्रमिक संगठनों को फोन करती है, उनको मैसेज करती है कि हमें इतने श्रमिकों की आवश्यकता है। तो फिर श्रमिक संगठन क्या करते हैं? उनको उनकी आवश्यकता के अनुसार, उनकी जिस टाइप के उनके जिस क्वालिटी के उनको लेबर चाहिए, उनकी क्वालिटी के अनुसार उन सबको पूर्ति कर देती है। इस तरीके से श्रमिक संगठनों के द्वारा भी श्रमिकों की पूर्ति होती है। इसके अंतर्गत श्रमिक अपना पंजीयन करवाते हैं और मांग कौन करता है? उद्योग, फर्म, कंपनियां, ठीक है। तो इस तरीके से ये मांग करने वाले और ये पूर्ति करने वाले होते हैं। जहां उद्योग की मांग और श्रमिकों की पूर्ति बराबर हो जाती है, वही किसी जो मजदूर है उसकी मजदूरी तय हो जाती है इस सिद्धांत के अनुसार। तो हम बात करते हैं मजदूरी निर्धारण की, कि मजदूरी का निर्धारण किस तरीके से होता है। फिर तो मजदूरी का निर्धारण कहाँ होता है? मजदूरी का निर्धारण जहाँ उद्योग की मांग, ठीक है, श्रमिकों की मांग और श्रम की पूर्ति, ठीक है, वो जहाँ बराबर हो जाए वही क्या होता है? मजदूरी का निर्धारण हो जाता है। तो इस तरीके से हम मजदूरों की मांग और पूर्ति के द्वारा जो मजदूरी का निर्धारण करते हैं, हम इसे एक तालिका के द्वारा दर्शाएंगे कि किस तरीके से श्रमिकों की मांग और पूर्ति बराबर होती है। तो एक तालिका देखेंगे आप, जिसमें हम सभी चीज़ों को शो करेंगे, दर्शाएंगे। इसमें सबसे पहला हमारा जो टॉपिक रहेगा होगा क्वांटिटी का।
क्वांटिटी बाद में लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम इसको प्राइस, श्रम कीमत लिख देते हैं। श्रम कीमत या मजदूरी, इसको मजदूरी भी कह सकते हैं। श्रम कीमत या मजदूरी, पहला खाना इसी का बनाना। इसके बाद में श्रम की क्वांटिटी यानी मांग, श्रम की क्वांटिटी सेकंड यानी पूर्ति, श्रम पूर्ति, और यहां देंगे विवरण। सबसे पहले हमें क्या दिखाना है, इसमें मजदूरी लिखते हैं। ये माना कि 100 रुपया, 200 रुपया, 300, 400 और 500। हमने 5 प्रकार के मजदूरी के आंकड़े इसमें लिखे हैं, दर्शाए हैं। अब क्या है कि श्रम की मांग, जैसे जैसे कीमत अधिक होगी तो श्रमिकों की मांग क्या होगी, कम होगी। यानी मजदूरी ज़्यादा होगी तो श्रमिकों की मांग कौन करती है, फर्में करती है, कंपनियां करती है। वो क्या करती है, कम करती है। इसका मतलब ये होता है कि कम कीमतों पे तो लोग क्या है, जो फर्में होती है, उद्योग होता है, वो क्या करते हैं, ज़्यादा श्रमिकों की मांग करता है, और ऊंची कीमतों पर क्या करता है, कम श्रमिकों की मांग करता है। तो इस तरीके से यदि मजदूरी 100 रुपया है तो श्रमिकों की मांग हो रही है 1000 लोगों, ठीक है। और यदि मजदूरी बढ़ जाती है तो ये मांग करते हैं कम लोगों की, 800 कर देते हैं इसको। 300 मजदूरी हो जाते हैं तो ये और कम करते हैं। 400 रुपये की मजदूरी रेट हो जाती है तो फिर ये और भी कम कर देते हैं। और 500 रुपये की मजदूरी हो जाती है तो ये अपने उद्योग को काम चलाओ, जितने जरूरत वाले जो लोग हैं या स्पेशल जो लोग हैं उन्हीं को रखेंगे। यहाँ स्पेसिफिकेशन आ जाता है कि यहाँ जो स्पेशल व्यक्ति होंगे, जो अच्छा काम करने वाले हैं, उनको ज़्यादा पेमेंट दे करके यानी रखा जाएगा, बाकी की छुट्टी कर दी जाएगी। तो इस तरीके से मजदूरी या श्रम की कीमत और श्रम की मांग के मध्य आप देखते हो कैसा संबंध आ रहा है, ये बढ़ रहे हैं तो ये घट रहा है। इसका मतलब विपरीत संबंध आता है, ठीक है, नेगेटिव रिलेशन इसको हम बोलते हैं। अब हम बात करते हैं श्रम की पूर्ति की। श्रम पूर्ति कौन करते हैं, स्वयं मजदूर या उनके श्रमिक संगठन। तो जैसे जैसे कीमत यदि 100 रुपये है तो मजदूर यहाँ कम आते हैं, ये मानते हैं कि 200 ही पहुँचे हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही 200 रुपये रेट हो जाती है मजदूरी की तो थोड़े लोग ज़्यादा आ जाते हैं सर, ठीक है, क्योंकि मजदूरी ठीक होगी, अब चलते हैं इधर काम करने के लिए। लेकिन मजदूरी 300 होती है तो कुछ और भी ज़्यादा आएंगे लोग इधर, ये माना कि 600 लोग आ जाते हैं। फिर मजदूरी और ज़्यादा बढ़ती है तो यह मानते हैं कि 800 लोग आ जाते हैं, ठीक है। और मजदूरी 500 तो 1000 आदमी आएंगे। इसमें कई बार ऐसा होता है कि यहाँ आंकड़ा कम भी होता है, ठीक है, कि ऊंची मजदूरी पर भी लोग कम काम करने वाले होते हैं। दोनों आंकड़े दर्शा सकते हैं, यहाँ हम कम भी दिखा सकते हैं, ठीक है। वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब लोगों को भरपेट खाना मिल जाएगा, ऊंची मजदूरी पे काम करेंगे तो फिर वो एक कार्य आराम होता होगा, तो फिर वो क्या करते हैं, आराम करना पसंद करते हैं। वो 30 दिन काम करने के बजाय वो 20 दिन काम करेंगे और जितना पैसा उनको जरूरत वाला मिल जाएगा, बाकी 10 दिन रेस्ट करेंगे। तो इस तरीके से ऊंची कीमतों में भी मजदूरों की मांग क्या होती है, जो पूर्ति की मांग क्या होती है, कम हो जाती है। तो कई जगह टेबल में देखेंगे ऐसा कि कम लिखा आता है, तो वो इसलिए होता है। तो हम ये कम करके भी दिखा सकते हैं थोड़ा, और या इधर इतना भी लिख सकते हैं, ठीक है। यदि कम करके दिखाना है तो हम एक आंकड़ा और बढ़ा सकते हैं, मजदूरी 600 कर देते हैं, इधर हम 100 कर देते हैं और इधर हम 800 कम करके दिखा सकते हैं। ऊंची कीमतों पर भी लोग कम आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्योंकि वो आराम पसंद लोग हैं। मजदूरों की मेहनत वाला काम होता है, मजदूरी होता है जो, तो इसलिए लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि 20 दिन काम करेंगे या 15 दिन काम करेंगे, आपके अपना भरण पोषण तो हो जाएगा इतने पैसे में, 15 दिन काम करेंगे, क्योंकि मजदूरी अच्छी मिल रही है, तो बाकी रेस्ट करेंगे, आराम करेंगे, क्योंकि मजदूर का काम होता है हार्डवर्क का। तो हार्डवर्क करते हैं तो फिर वो उनकी बॉडी है जो जवाब देती है, ये भी है। तो इसलिए ऊंची कीमतों पर लोग क्या है, कम भी देखने को मिल रहा है। इस तरीके से ये आंकड़े लिखे हैं मैंने, और ये कई बुक्स में ऐसे देखने को मिलता है। तो ये आपको समझाने के लिए लिखा है। अब हम देखते हैं कि मजदूरी का निर्धारण कैसे होता है। तो हमने भी चर्चा करी थी, जब श्रम की मांग और पूर्ति जहां बराबर हो जाए वहां क्या होता है, मजदूरी का निर्धारण होता है।
तो यहाँ श्रम की मांग और पूर्ति दोनों बराबर हो रहे हैं। 300 रुपये मजदूरी है जो क्या है इस तरीके से तय होती है इस सिद्धांत के अनुसार। तो यहाँ लिखेंगे साम्य मजदूरी या संतुलन है। ऊपर वाली साइड में देखेंगे किस चीज का अधिक है, तो यहाँ देखेंगे श्रम मांग अधिक है। यहाँ श्रम मांग अधिक है और इधर नीचे की साइड में हम देखते हैं तो किसका अधिक है, यहाँ पूर्ति का अधिक है। श्रम पूर्ति अधिक है। तो इस तरीके से हम मजदूरी का निर्धारण इस तालिका के द्वारा बता सकते हैं। एक डायग्राम में इसको शो करेंगे, वो आप देखिए किस तरीके से डायग्राम में बनाते हैं इसको। OXY खींचना है सबसे पहले मेरे को, इधर लिख देते हैं श्रम कीमत या मजदूरी, श्रम की मजदूरी है, और इधर लिखेंगे श्रम मांग पूर्ति, श्रम मांग एवं पूर्ति मात्रा। अब हमें क्या करना है, इन आंकड़ों के आधार पर भी आप देख सकते हो, बिना आंकड़ों के भी आप बना सकते हो, क्योंकि हम जानते हैं कि जब दो चीजों के बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है तो डायग्राम हमेशा कैसा बनता है, बाएं से दाईं ओर गिरता हुआ, और जब दो टॉपिकों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है तो डायग्राम कैसा बनता है, बाएं से दाईं ओर बढ़ता हुआ। ठीक है, तो ये कारण है। तो आप सीधा भी बना सकते हो, क्योंकि हमें पता है कि इन दोनों के बीच में नेगेटिव है, इन दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है। इन दोनों कौन सा है, मजदूरी और मांग के बीच में नेगेटिव है और मजदूरी और पूर्ति के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है। ठीक है, तो आप सीधा बना सकते हो, अदरवाइज इसको वैसे भी बना के दिखा सकते हो। तो मैं एक बार आपको वैसे दिखाता हूँ। सबसे पहले आंकड़े लिखेंगे, समान अंतर करते हुए लिखना है अपने को। लिखेंगे मात्रा में 100 से है, 200 से है तो 200 से स्टार्ट कर लेते हैं। 200, 400, 600, 800 और 1000। इसके बाद में हम देखेंगे मजदूरी रेट कितनी है, 100 से 500 तक है, तो हम समान अंतर करते हुए चलेंगे। यहाँ लिखेंगे 100, यहाँ आ जाएगा 200, ये हो जाएगा यहाँ 300, ये हो जाएगा 400, तो यहाँ हो जाएगा 500। ये अंतर समान होना जरूरी है, अदरवाइज डायग्राम आप बनाओगे तो लाइनें थोड़ी बहुत टेढ़ी हो सकती है, इसलिए अंतर हमेशा एक पैमाना मानते हुए समान रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं सबसे पहले मजदूरी और मांग की। तो जैसे 100 पे कितना है, 1000 है, तो 100 पे 1000 के ऊपर इस तरीके से एक पॉइंट लगाएंगे, 100 के सामने और 1000 के ऊपर। फिर 200 पे 800 है, तो 200 के ऊपर और 800 पे इस तरीके से एक निशान लगाएंगे हम, ठीक इसके ऊपर की साइड में। फिर 300 पे 600 है, 300 के सामने और 600 के ऊपर इस तरीके से बिंदु लगाएंगे। 400 पे 400 है, तो 400 के ऊपर और 400 के सामने, इस तरीके से सही दिशा में लगाना जरूरी है। उसके बाद में 200 पे 500, 200 के ऊपर और 500 के सामने, इस तरीके से इन सभी बिंदुओं को हम मिलाते हैं। तो जो वक्र बना है इसको हम कहेंगे BD, श्रम मांग वक्र, श्रम मांग वक्र। इसी प्रकार से सप्लाई वक्र और बनाएंगे हम। 100 पे 200 है, 100 पे 200 यहाँ, 200 पे 400 है, और 300 पे 600 है, और 400 पे 800 है, 800 के ऊपर और 400 के सामने, और फिर 1000, 500 पे 1000 है। तो इस तरीके से इन सभी बिंदुओं को हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। तो इन सभी बिंदुओं को मिलाने से जो वक्र बना है वो है
पूर्ति वक्र। अब हम बता सकते हैं कि संतुलन कहाँ है, जहाँ ये यहाँ बराबर हो रहे हैं। तो इस तरीके से इन सभी को यहाँ मिलाना है अपने को। इसका हम नाम देंगे ई, जिसे कहते हैं इक्विलिब्रियम, साम्य या संतुलन। अब हम बात कर रहे थे कहाँ ये आधिक्य की बात कर रहे थे, श्रम मांग आधिक्य और श्रम पूर्ति आधिक्य है। तो इस तरीके से इनको हम दिखाएंगे कि ये इधर श्रम का पूर्ति आधिक्य है और इधर मांग आधिक्य है। तो नीचे की साइड मांग और इधर पूर्ति आधिक्य की बात करेंगे। तो ये जो क्षेत्र है वो है श्रम पूर्ति आधिक्य, और नीचे की साइड में जो ये हमारा जो क्षेत्र बना है इसे हम कहेंगे श्रम मांग आधिक्य। इसमें आप हल्के से लाइनिंग कर सकते हो तो अलग दिखेगा थोड़ा। तो इस तरीके से आप ये दिखा सकते हो कि कौन सी साइड में आधिक्य किस चीज़ का है। नहीं भी बनाओ ये, इसमें ये ऐसे इसको फिलअप किया आपने एडजस्ट करके, वैसे भी नहीं बनाओ तो भी चलेगा, लेकिन ये आपको दिखाना पड़ेगा ऐसे ही कि ये इस साइड में आधिक्य है, इस साइड में इसका आधिक्य है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कहाँ जो मजदूरी का निर्धारण होता है। तो इस डायग्राम में, इस टेबल में, इस सिद्धांत का जो बेसिक चीज़ है किसी को यदि समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम बाकी इसके पार्ट के बारे में, आगे बढ़ेंगे बाद में। तो तब के लिए धन्यवाद, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।